अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी को बेसिकली हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है सेंसरी फिजियोलॉजी और दूसरा हमारे पास होता है मोटर फिजियोलॉजी। सेंसरी फिजियोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास गार्टन का चैप्टर नंबर 46 आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 46 में ऐसे कोई भी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले हमें नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दूंगी आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को साइनैप्स के बारे में पता होना चाहिए कि साइनैप्स क्या होती है और साइनैप्स की टाइप्स। और फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो हमें पता है कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इनको डिस्कस कर चुके हैं कि नर्वस सिस्टम को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्दर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी सराउंडिंग से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। उसके बाद ये उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ले जाते हैं। ठीक है, ब्रेन के लेवल पर उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद एक मोटर रिस्पांस जनरेट किया जाता है जो कि मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचता है। इफेक्टर ऑर्गन्स में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास होता है मसल और दूसरा हमारे पास होता है ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें आप लोगों को पता है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है थ्रू सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं टू फॉर रिसीविंग द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में तकरीबन 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फिगर अगर आप लोग याद कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी, ना याद करें तो बिट्स ओके। ठीक है, 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। ये सब हमारे पास हो गई जनरल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम देख लेते हैं कि साइनैप्स क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि साइनैप्स इज बेसिकली द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, ये जो एरिया है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। इस चैप्टर में हमें साइनैप्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस और साइनैप्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो साइनैप्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये होता है कि जो नर्व इंपल्स हमारे पास होती है उसको किस डायरेक्शन में जाना है, ये साइनैप्स की ही वजह से पता चलता है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास जाती है इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद वहाँ से एक मोटर रिस्पांस जनरेट होता है जो कि मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन तक आता है। तो उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कौन पहुँचाता है? साइनैप्स की ही वजह से इम्पल्सिस को डायरेक्शन पता चलती है कि उन्हें किस तरफ जाना है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द साइनैप्स। ठीक है, साइनैप्स का फंक्शन क्या हो गया कि ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स बताती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि साइनैप्स का सेकंड फंक्शन क्या है। सेकंड फंक्शन जो गार्टन में हमारे पास लिखा हुआ है वो ये है कि साइनैप्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेमोरी प्रोसेस। मेमोरी क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम अपनी माइंड में स्टोर कर लेते हैं, द स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। तो मेमोरी में भी साइनैप्स का ही रोल होता है, साइनैप्स की ही वजह से हमारे पास मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है, तो साइनैप्स हैज़ अ रोल इन मेमोरी। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन क्या होती है? जब हमारे पास कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में आती है तो उसको ब्रेन तक पहुंचने में और ब्रेन उसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन जब वही इंफॉर्मेशन दूसरी बार या तीसरी बार हमारी बॉडी में आती है तो साइनैप्स उसको खुद फैसिलिटेट करता है। साइनैप्स कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पहले देख चुका हूँ। ठीक है, तो साइनैप्स उस इंफॉर्मेशन को पहचानता है और उसको खुद फैसिलिटेट करता है, उसको तेज़ी से ब्रेन की तरफ ले जाता है और एक फास्ट रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेशन, और फैसिलिटेशन में भी साइनैप्स का ही रोल है। तो तीन बेसिक फंक्शंस हमने देख लिए। एक हमारे पास होता है साइनैप्स का रोल कि साइनैप्स जो है हमारे पास नर्व इंपल्स की डायरेक्शन बताती है। उसके बाद हमने देखा कि इट हैज़ अ रोल इन मेमोरी, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ये कि साइनैप्स हैज़ अ रोल इन फैसिलिटेशन। ठीक है, उसके बाद गार्टन में एक हेडिंग है इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम।
तो व्हाट इज़ द इंटीग्रेटिव फंक्शन? जितनी भी हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं थ्रू अवर सेंसरी रिसेप्टर्स, वो ब्रेन तक तो जाती है, लेकिन हर इंफॉर्मेशन का मोटर रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। मोर देन 99% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज डिस्कार्डेड बाय द ब्रेन। ब्रेन 99% से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गैर ज़रूरी समझकर इग्नोर कर देता है और सिर्फ 1% इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर से सौदा लेने निकले हैं, ठीक है, और आपने रास्ते में देखा कोई गाड़ी जा रही है, कोई बाइक जा रही है, कोई फ़कीर आपके पास आया, मुख्तलिफ चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हुए जाते हैं, लेकिन जब आप वापस घर आते हैं तो आपको उनमें से अक्सर चीज़ें याद भी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थी, तो ब्रेन ने उसको गैर इम्पॉर्टेंट समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन हाँ, अगर आप अपने रास्ते में कोई अनयूजुअल चीज़ देखें, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो आपके मेमोरी में बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसको ब्रेन ने एज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझकर रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो यही बात है इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द ब्रेन। इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द ब्रेन क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसमें से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आगे इम्पॉर्टेंट कॉर्टिकल एरियाज में भेजना और उसकी प्रोसेसिंग करना और एक मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करना। तो दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, उसके बाद गाइडन में लिखे हुए हैं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बेसिकली हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास नंबर 1 होता है स्पाइनल कॉर्ड लेवल, देन वी हैव लोअर ब्रेन लेवल, जिसको हम सब कॉर्टिकल लेवल भी कहते हैं। आप लोगों को पता है कि जो ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। ठीक है, इस एरिया को कहते हैं कॉर्टेक्स। तो इसके नीचे वाला जो ब्रेन का रीजन है इट इज़ कॉल्ड लोअर ब्रेन लेवल और इसको हम सब कॉर्टिकल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा लेवल है हायर ब्रेन लेवल, जिसमें हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स आता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड लेवल को थोड़ा सा इन्होंने ब्रीफ किया हुआ है कि लाजमी नहीं है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आए उसको ब्रेन ही रिस्पॉन्ड करे। हम अमूमन स्पाइनल कॉर्ड को एक पैसेज समझते हैं। हमें लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ एक पैसेज वे का काम कर रही है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आई उसको ब्रेन तक लेके जाना है और मोटर रिस्पॉन्स को इफेक्टेड ऑर्गन तक लेकर जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास कुछ न्यूरोनल सर्किट्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेन की कमांड के बगैर ही अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उसमें? हमारे पास आ जाती है वॉकिंग। ठीक है, अगर ब्रेन हमारा वॉकिंग के लिए मैसेज नहीं भी भेजता तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोनल सर्किट्स अल्लाह ताला ने बनाए हुए होते हैं जिनके थ्रू वो खुद ही वॉकिंग करवा सकता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस में हमारे पास वॉकिंग आ जाता है। उसके अलावा जब हम ज़मीन पर खड़े हुए होते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े हुए होते हैं, तो उसमें हमारी लेग्स जो है वो स्टिफन हुई हुई होती हैं। ठीक है, अगर लेग्स स्टिफन नहीं हुई हुई होंगी तो हम खड़े नहीं हो सकेंगे। तो ये जो स्टिफनिंग ऑफ लेग्स है ये भी स्पाइनल कॉर्ड का ही फंक्शन है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास GIT ट्रैक की जो मूवमेंट है उसको भी स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसके साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम किसी पेनफुल चीज़ को हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन हमारा हाथ पीछे की तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही कंट्रोल हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे ही हम गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड करता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है विथड्रॉल रिफ्लेक्स, जब हमने पेनफुल चीज़ को हाथ लगाया फ़ौरन हमारा हाथ पीछे हुआ, तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये ब्रेन तक जाए बगैर ही स्पाइनल कॉर्ड फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये विड्रॉल रिफ्लेक्स भी जो है ये स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर ही हो रहा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं लोअर ब्रेन लेवल। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लोअर ब्रेन लेवल पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। लोअर ब्रेन लेवल में हमारे पास मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सब कॉर्टिकल लेवल या फिर लोअर ब्रेन लेवल का क्या फंक्शन होता है? जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज सब कॉन्शियस लेवल पर हो रही होती हैं वो ये लोअर ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, सब कॉन्शियस लेवल पर कौन सी एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो रही होती हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारा रिस्पायरेटरी रेट, हम लोग सांस ले रहे होते हैं, ये हमारा सब कॉन्शियस लेवल पर कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे पास इसमें आ जाते हैं इमोशनल पैटर्न्स जो होते हैं हमारे
और उसके अलावा फीडिंग रिस्पॉन्सेज, फॉर एग्जांपल खाने को देखकर किसी के मुंह पे हम बोलते हैं ना खाने को देख के मेरे मुंह में पानी भर आया, तो ये जो सलाइवेशन प्रोसेस है। और इसके अलावा जब हम कोई यम्मी खाना देखते हैं खाते हैं तो हम लिकिंग ऑफ जो हम ज़ुबान अपनी होंठों पे फेरते हैं, तो ये सारा कुछ सबकॉन्शियस लेवल पर कंट्रोल हो रहा होता है। और ये कौन कंट्रोल करता है? लोअर ब्रेन लेवल। उसके बाद हम आ जाते हैं हायर ब्रेन लेवल या फिर कॉर्टिकल लेवल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सब कुछ तो स्पाइनल कॉर्ड और लोअर ब्रेन लेवल ने कंट्रोल कर लिया, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हायर ब्रेन लेवल? जितनी भी हमारे पास मेमोरी होती है, मेमोरी स्टोर होती है, वो हायर ब्रेन लेवल पर ही स्टोर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने बेसिक देख लिया कि नर्वस सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। उसके बाद हमने साइनैप्स देखा, साइनैप्स का इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे। उसके बाद हमने इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम देखा, और लास्ट में हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टडी किया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जनरल सा ओवरव्यू। अब हम आगे फर्दर वीडियोस में इस चैप्टर की फर्दर डिटेल देखेंगे। ठीक है।